नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे, हमारा बाल विकास से संबंधित जो कुछ अवधारणाएं थी, हमने बाल विकास का वर्गीकरण किया था दो भागों में, जन्म से पूर्व और जन्म के बाद में। जन्म से पूर्व की क्या कंडीशंस होती हैं, जन्म से पूर्व क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और उन अवस्थाओं को कौन कौन से कारक या कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। हमने पिछले लेक्चर में ये भी देखा था कि जन्म के बाद की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, जैसे हमारी शैशव अवस्था, जैसे हमारी बाल्य अवस्था, जैसे हमारी शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, इन सब के जो उपनाम हैं वो भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, हमारा सिलेबस के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, टॉपिक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि कभी अधिगम पढ़ा रहे हैं, कभी कुछ पढ़ा रहे हैं, हम लोग अकॉर्डिंग टू टॉपिक चल रहे हैं। और टॉपिक के आधार पर ही आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, उस टॉपिक का नाम है बाल विकास से संबंधित कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। कि बाल विकास के बारे में, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत दिए हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल विकास की व्याख्या अपने किस सिद्धांत में की है, ये हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों में अगर सबसे पहला नाम आता है, तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों में सबसे पहला नाम आता है सिगमंड फ्रायड का। किसका नाम आता है? सिगमंड फ्रायड का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिगमंड फ्रायड का, सिगमंड फ्रायड का बाल विकास का सिद्धांत। सिगमंड फ्रायड का बाल विकास का सिद्धांत। सिगमंड फ्रायड ने बालक के विकास का जो सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का नाम है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिसिस थ्योरी। साइको एनालिसिस थ्योरी। बाल विकास का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? बाल विकास का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया है। अगर हम लोग थोड़ा सा सिगमंड फ्रायड के बारे में जानने की कोशिश करें, तो सिगमंड फ्रायड का जो जन्म है, सिगमंड फ्रायड का जन्म 6 मई 1856 में हुआ था। कब हुआ था? 6 मई 1856 में हुआ था। और इनके जो जन्म का स्थान है वो है फ्राइबर्ग, जिसको हम चेक गणराज्य या मध्य यूरोप के हिस्से में ये आता है। मध्य यूरोप, फ्राइबर्ग एक जगह है चेक गणराज्य के अंदर, जो कहां पे है? मध्य यूरोप में। अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करें, तो मध्य यूरोप में मध्य यूरोप के अंदर कौन कौन से देश आते हैं? जैसे ऑस्ट्रिया, जर्मनी। इन देशों के आसपास, या ये देश इनके आसपास है, और उनका जन्म स्थान कौन सा है? फ्राइबर्ग। कौन सा है? फ्राइबर्ग। कब हुआ था इनका जन्म? 6 मई 1856 में। इनकी मृत्यु का जो टाइम है वो है 23 सितंबर 1939। 23 सितंबर 1939 जन्म की ये है और मृत्यु की ये है। इनका जन्म चेक गणराज्य में हुआ था, परंतु 3 वर्ष के बाद ही 3 वर्ष के बाद ही ये वियना चले गए थे। कहां पे चले गए था?
वियना, वियना कहां पे है? ऑस्ट्रिया में। तीन वर्ष के बाद में ये वियना चले गए थे। क्लियर है? अगर इनकी हम लोग बात करें सिगमंड फ्राइड की, तो सिगमंड फ्राइड को हम लोग ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट की संज्ञा देते हैं। किसकी? ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट। ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट की संज्ञा दी जाती है इनको। और ये न्यूरोलॉजिस्ट कौन होते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं जो तंत्रिका तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। तंत्रिका तंत्र के बारे में जो अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? तंत्रिका तंत्र के बारे में जो अध्ययन करते हैं उनको हम न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। सिगमंड फ्राइड ने तंत्रिका तंत्र के बारे में अध्ययन किया और इन्होंने एक चिकित्सकीय पद्धति का प्रतिपादन किया। किसका प्रतिपादन किया? चिकित्सकीय पद्धति का प्रतिपादन किया। और उस चिकित्सकीय पद्धति को हम कहते हैं साइकोपैथोलॉजी। क्या कहते हैं हम? साइकोपैथोलॉजी हम इसको कहते हैं। साइकोपैथोलॉजी। साइकोपैथोलॉजी होती क्या है? साइकोपैथोलॉजी का मतलब होता है कि किसी पेशेंट और साइको एनालिसिस्ट के बीच में जो वार्तालाप होती है और उस वार्तालाप के माध्यम से जब उस मरीज का या उस पेशेंट का इलाज किया जाता है और इलाज करने की जो पद्धति है वो पद्धति कहलाती है साइकोपैथोलॉजी पद्धति। क्या कहलाती है? साइकोपैथोलॉजी पद्धति कहलाती है। सिगमंड फ्राइड मुख्य रूप से प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। प्रथम मनोवैज्ञानिक जिन्होंने आत्म या स्व या सेल्फ, आत्म या स्व या सेल्फ का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। क्या प्रस्तुत किया था? वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। प्रथम ऐसे मनोवैज्ञानिक थे ये जिन्होंने सेल्फ या स्व का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। सेल्फ का साइंटिफिक क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया था इन्होंने कि सेल्फ आत्म होता क्या है। क्लियर है? इनके सिद्धांत का क्या नाम हो गया बेटा? इनके सिद्धांत का नाम है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिसिस थ्योरी। इनका जन्म कब हुआ? इनकी मृत्यु कब हुई? कहां पे ये चले गए? और इसको संज्ञा किसकी दी जाती है? ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट की संज्ञा दी जाती है। इन्होंने जिस चिकित्सकीय पद्धति का प्रतिपादन किया उसे हम कहते हैं साइकोपैथोलॉजी पद्धति। क्या कहते हैं? साइकोपैथोलॉजी पद्धति। साइकोपैथोलॉजी का मतलब क्या होता है कि पेशेंट और साइको एनालिसिस्ट के बीच में कुछ वार्तालाप होती है और वार्तालाप होने के बाद में साइको एनालिसिस्ट जो मनोविश्लेषणात्मकवादी है वो ये इस बात का पता लगाता है कि इस पेशेंट को मुख्य रूप से समस्या क्या है, उस समस्या के पीछे क्या क्या कारण है और उस समस्या को दूर कैसे किया जा सकता है, और समस्या को दूर करने की जो विधि है, जो मेथड है, उसको हम क्या कहते हैं? साइकोपैथोलॉजी पद्धति कहते हैं। क्लियर है? ये प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल्फ का या आत्म का वैज्ञानिक वर्गीकरण
प्रस्तुत किया था। क्लियर है यहां तक? इनकी प्रमुख कुछ रचनाएं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी, 2-3 प्रमुख रचनाएं थी जिनको भी जानना हमें जरूरी है। कई बार बाई चांस पूछ लिया जाता है, अगर नहीं भी पूछते हैं तो हम जिस मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ रहे हैं उस मनोवैज्ञानिक के बारे में हमें थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग मतलब इसको लिखना चाहते हैं या नहीं लिखना चाहते, जैसा आपको सूटेबल लगे आप लिख सकते हैं। बट मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि शायद सिगमंड फ्राइड के बारे में बच्चों को थोड़ा बहुत बताना जरूरी है। हम लोग सिद्धांत को भी पढ़ेंगे, बट सिद्धांत से पहले हमें सिगमंड फ्राइड को थोड़ा सा जानना है। ज्यादा नहीं, हमें इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा हमें जानना है। उनकी कुछ प्रमुख 3 रचनाएं रही हैं। कितनी रचनाएं रही हैं? 3 उनकी कुछ प्रमुख बुक्स हैं। उन बुक्स के सिंपल नाम है, ज्यादा बड़े नाम नहीं है। पहली जो बुक है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, स्वप्न का अध्ययन। स्वप्न का अध्ययन, इस बुक का जो प्रकाशन है वो 1899 में हुआ था, 1899 ईस्वी में। दूसरी जो बुक है द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, और इस बुक का प्रकाशन किया था 1901 में। और जो तीसरी बुक्स है इनकी ए जनरल इंट्रोडक्शन, ए जनरल इंट्रोडक्शन टू साइको एनालिसिस, ए जनरल इंट्रोडक्शन टू साइको एनालिसिस। और इस बुक का जो प्रकाशन है उन्होंने 1917 में किया था। 1930 में इनको जर्मन साहित्य का गोथे अवार्ड मिला था। क्या मिला था इनको? 1930 में जर्मन साहित्य का गोथे अवार्ड इनको दिया गया था। तो मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के जो जनक हैं जिनका नाम है सिगमंड फ्राइड की मुख्य रूप से 3 रचनाएं हैं या 3 पुस्तकें हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, स्वप्न का अध्ययन, 1899 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, इसका प्रकाशन 1901 में किया गया था। और तीसरी ए जनरल इंट्रोडक्शन टू साइको एनालिसिस, 1917 में इसका प्रकाशन किया गया था। और मेरे हिसाब से ये वाला जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा पूछा जा सकता है कि किस मनोवैज्ञानिक को गोथे अवार्ड मिला था? किसको मिला था? सिगमंड फ्राइड को। कब मिला था? 1930 में मिला था। और गोथे अवार्ड किस में दिया जाता है? जर्मन साहित्य में जो सबसे उत्कृष्ट काम करता है उसको गोथे अवार्ड दिया जाता है। क्लियर है? तो ये था सिगमंड फ्राइड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि सिगमंड फ्राइड का जन्म कहां हुआ, उसकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी। अब हम लोग बढ़ते हैं सिगमंड फ्राइड का जो बाल विकास का सिद्धांत है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि सिगमंड फ्राइड ने बाल विकास के सिद्धांत को किस प्रकार से बांटा, बाल विकास के सिद्धांत को किस प्रकार से उन्होंने अपने पुस्तकों में उसका वर्णन किया है, उसका हमें थोड़ा सा
अध्ययन करना जरूरी है। देखो, इन्होंने बालक के विकास को दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? दो भागों में। किसके विकास को? बालक के विकास को दो भागों में बांटा। पहला मन का विकास, पहला कौन सा है बेटा? मन का विकास, और दूसरा शरीर का विकास। मन का विकास और दूसरा शरीर का विकास। क्लियर है? मन के विकास को मुख्य रूप से मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। शरीर के विकास को मनोलैंगिक सिद्धांत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? मन के विकास के सिद्धांत को मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं। शरीर के विकास के सिद्धांत को हम मनोलैंगिक सिद्धांत कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। मन के विकास को भी उन्होंने दो भागों में बांटा। कितने भाग बताए? दो भाग। पहला डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ माइंड, मन का गतिशील पहलू। क्या बताया? मन का गतिशील पहलू, और इसको टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ माइंड, मन का स्थलाकृति पहलू। मन का स्थलाकृति पहलू, और ये मन का गतिशील पहलू। सिगमंड फ्राइड ने अपने बाल विकास के सिद्धांत को दो भागों में बांटा। मन का विकास, शरीर का विकास, कि हमारे माइंड का डेवलपमेंट कैसे होता है और हमारा फिजिकल डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। मन के विकास के सिद्धांत को मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, शरीर के विकास के सिद्धांत को मनोलैंगिक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या मन के विकास को फिर दो भागों में बांटा। डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ माइंड, मन का गतिशील पहलू, और टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ माइंड, मन का स्थलाकृति पहलू। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यहां तक समझ में आ रहा होगा। अगर हम लोग बात करें डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ माइंड या मन के गतिशील पहलू की, तो मन के गतिशील पहलू को तीन भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? तीन भागों में। इसका पूरा ग्राफ अच्छा सा, ये बड़ा वो नहीं है, नहीं तो मैं पूरा इसका अच्छा सा ग्राफ बनता है, पूरा का पूरा इसका चार्ट बनता है। डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ माइंड को कितने भागों में बांटा? तीन भागों में बांटा। पहला इड, ईगो और सुपर ईगो। पहला कौन सा है बेटा? इड, ईगो, सुपर ईगो। इसको हम बोलते हैं इदम, इसको हम बोलते हैं अहम, इसको हम बोलते हैं परा अहम। इसको क्या बोलेंगे हम? इदम, इसको अहम और इसको परा अहम। ये कौन सा एस्पेक्ट है? डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ माइंड। मन के स्थलाकृति पहलू को भी इन्होंने तीन भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? तीन भागों में। पहला कॉन्शियस, पहला कौन सा हो गया? कॉन्शियस, जिसको हम बोलते हैं चेतन। सबकॉन्शियस, अर्धचेतन
और तीसरा अनकॉन्शियस, अचेतन। मन के गतिशील पहलू को 3 भागों में बांटा, इड, ईगो, सुपर ईगो, और मन के स्थलाकृति पहलू को भी 3 भागों में बांटा, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, चेतन मन, अर्धचेतन मन व अचेतन मन। यहां तक क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है ना यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जो मन का गतिशील पहलू है, मन के गतिशील पहलू के जो 3 तत्व बताए हैं, उन 3 तत्वों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मन के 3 तत्वों में सबसे पहला आता है इड। क्या आता है? इड, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इदम। क्या बोलते हैं? इदम। इड की क्या क्या विशेषताएं होती है वो समझते हैं। देखो, इड सभी इच्छाओं की जननी है। सभी प्रकार की जो इच्छाएं होती है, उन इच्छाओं का जन्म इड के माध्यम से होता है। इसे पाश्विक प्रवृत्तियों का राजा कहा गया है। क्या कहा गया है? पाश्विक प्रवृत्तियों का राजा। पाश्विक प्रवृत्तियों का मतलब होता है, जिसको हम सिंपल से अर्थ में समझते हैं, राक्षस प्रकार की प्रवृत्तियां। पाश्विक प्रवृत्तियों का राजा कहा गया है इसको। जैसे पाश्विक प्रवृत्तियां कौन कौन सी होती हैं? चोरी करना, असत्य झूठ बोलना, हत्या करना, ये क्या होती है? पाश्विक प्रवृत्तियां होती है, राक्षस प्रवृत्तियां होती है। पाश्विक प्रवृत्तियों का क्या कहा गया है? इसे राजा कहा गया है। इड मुख्य रूप से सुखवादी सिद्धांत पर निर्भर होता है। किस पर? सुखवादी सिद्धांत पर। सुखवादी सिद्धांत का मतलब है, यावेत जीवेत सुखेत जीवेत ऋण कृत्वा घी पीवेत। जब तक जीवो सुख से जीवो, ऋण लेकर भी घी पियो। खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो ऐश करो। ये कौन सा सिद्धांत कहलाता है? सुखवादी सिद्धांत कहलाता है। क्लियर है? इड के अंतर्गत मानसिक नियंत्रण कम होता है। क्या कम होता है? मानसिक नियंत्रण। बच्चा अपना मेंटल बैलेंस जो होता है वो कम करता है। मानसिक नियंत्रण कम होता है इड की प्रवृत्ति में। बालक में जिद्दी होने की भावना पाई जाती है। किसकी? जिद्दी होना। जिद करेगा, चाहिए तो चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए, तो चाहिए। और ये इड की जो प्रवृत्ति होती है, सबसे ज्यादा बालकों में पाई जाती है। छोटे बालकों में, छोटे बालकों में ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। और इड के अंतर्गत मुख्य रूप से तमोगुण की प्रधानता होती है। किसकी? तमोगुण की। मुख्य रूप से हमारे 3 गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। सत्वगुण का संबंध होता है सोने से, रजोगुण का संबंध होता है चांदी से, और तमोगुण का संबंध होता है लोहे से। अगर हम इसको गुणों के हिसाब से अप्लाई करते हैं, तो तमोगुण का मतलब होता है पाश्विक प्रवृत्तियां, जैसे चोरी करना, असत्य बोलना। तो तमोगुण की इसमें प्रधानता होती है। और सिगमंड फ्राइड ने इड की तुलना घोड़े से की थी। किससे की थी? घोड़े से। एक बार हम तीनों को समझते हैं, फिर मैं इस घोड़े को समझाऊंगा कि घोड़े से इसकी तुलना किस प्रकार से की है। एक कहानी सुनाऊंगा, एक उदाहरण दूंगा, उसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगी। इड क्या क्या होता है? इड सभी इच्छाओं की जननी होती है, पाश्विक प्रवृत्तियों का राजा होता है, सुखवादी सिद्धांत पर निर्भर होता है, मानसिक नियंत्रण कम होता है, जिद्दी होने की प्रवृत्ति ज्यादा पाई जाती है। इस प्रकार का जो प्रवृत्ति होती है वो छोटे बालकों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। और इड के अंदर तमोगुण की प्रधानता होती है, और इड की तुलना घोड़े से की गई है।
क्लियर है? बड़ा सिंपल, ज्यादा हमें टफ नहीं करना है इस चीज को, बहुत सिंपल वे से आप समझो। देखो बड़ा मजा आएगा सिगमंड फ्राइड में, आपको हर मनोवैज्ञानिक के जो सिद्धांत है उसको समझने में बड़ा मजा आएगा। बस आपको थोड़ा सा अपने माइंड को एक जगह कंसंट्रेट करना है, एक जगह केंद्रित करना है। अगर एक जगह केंद्रित नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि मनोविज्ञान को अगर सिंपल रूप से पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, बिना किसी की गाइडेंस के दिमाग लगा दिया तो साइको बन जाओगे, और गाइडेंस से अगर मनोविज्ञान को पढ़ लिया तो साइकोलॉजिस्ट बन जाओगे। हमें क्या करना है? हमें केवल पास होना है। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं। तो इड की विशेषताएं ये हो गई। क्लियर है? अब दूसरा हम समझते हैं ईगो। ये किसकी विशेषताएं हो गई? ये हो गई इड की। थोड़ी मेरी राइटिंग बड़ी है। दूसरी समझते हैं हम ईगो। ईगो का मतलब क्या होता है? सबसे पहली विशेषता, स्वयं के अनुसार सोचता है, स्वयं के अनुसार सही गलत का निर्णय, सही गलत का निर्णय। मुख्य रूप से जो ईगो होता है वो उपयोगितावादी सिद्धांत पर निर्भर होता है, उपयोगितावादी सिद्धांत पर। किस पे निर्भर होता है? उपयोगितावादी सिद्धांत पर निर्भर होता है। ये वास्तविकता का पालन करता है कि रियलिटी क्या है, वास्तविकता का पालन। किसका पालन करता है? वास्तविकता का पालन करता है। और ईगो को मुख्य रूप से बिचौलिए की संज्ञा दी गई है, बिचौलिए की संज्ञा। बिचौलिया देखा है ना, शादी ब्याह शादी करवाने वाला, वधू पक्ष को जाके बोलेगा कि इससे सुंदर लड़का आपको कोई मिलेगा नहीं, भले लड़का कितना भी काला हो, यही बोलेगा कि इससे सुंदर और इस जैसा लड़का आपको पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा, पूरे समाज में ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा। वधू पक्ष को जाके बोलेगा। और वर पक्ष को जाके बोलेगा कि इससे बढ़िया बहू आपको कोई नहीं मिलेगी, ये आपकी सेवा करेगी, आदर्शवादी बहू है। तो बिचौलिया क्या होता है? वधू पक्ष को भी कुछ बातें बताता है, वर पक्ष को भी कुछ बातें, और दोनों के बीच में क्या करता है? बैलेंस करता है। बिचौलिया होता है ना, कुछ भी बात हो जाती है, वधू पक्ष वालों को कुछ बात पहुंचानी होगी तो बिचौलिए को बोलेंगे, वर पक्ष को कुछ बात पहुंचानी होगी तो बिचौलिए को बोलेंगे। बिचौलिया क्या करता है? दोनों के बीच में बैलेंस करता है कि दो, इधर वाला पलड़ा भी भारी ना रहे, इधर वाला भी पलड़ा भारी ना रहे, इड की इच्छाएं भी ज्यादा ऊपर ना उठे और सुपर ईगो भी ज्यादा ऊपर ना उठे। तो बीच में बैलेंस कौन करेगा? ईगो। ईगो कैसे करेगा कि मेरे अनुसार सही एवं गलत क्या है, वास्तविकता उसकी क्या है, और मुझे उस सिद्धांत का उपयोग किस प्रकार से करना है। अभी मेरे सामने सिचुएशन ये है कि भाई कोई व्यक्ति मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, तो अगर मैं बात करूं अटैक कर रहा है तो अटैक का मतलब क्या हुआ? इड क्या सोचेगा कि इसकी हत्या कर दूं। हत्या करना क्या हो गया? पार्श्विक प्रवृत्तियां हो गई। मेरे ऊपर अटैक कर रहा है तो मेरे मन में क्या आएगा? इसकी हत्या कर दूं। और अगर हमारा सुपर ईगो, सुपर ईगो का मतलब है गांधीवादी सिद्धांत या आदर्शवादी सिद्धांत। गांधी जी ने क्या कहा था कि एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। तो मेरे को कोई पीट रहा है तो मैं पिटता रहूं, ये कौन बोलेगा? सुपर ईगो। क्योंकि हाथ उठाना क्या है? गलत है। बीच में बैलेंस कौन करेगा? ईगो करेगा। कैसे करेगा कि अगर वो मुझे पीट रहा है तो पहला मेरा काम है बचाव करना, अगर मेरे से बचाव नहीं हो रहा है तो ये मेरा फर्ज बनता है। जैसे हमने वो मूवी देखी है मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, देखिए ना, कि एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे करो, और दूसरे गाल पे भी बाई चांस थप्पड़ पड़ जाए तो क्या करोगे? आगे। तो गांधी जी ने कुछ नहीं कहा ना, या कहा है? गांधी जी ने कुछ नहीं कहा। गांधी जी ने सिर्फ यही कहा है, आगे कुछ नहीं कहा गांधी जी ने, कि एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल आगे कर दो। और कई सन की ऐसे होते हैं, ये कलयुग है,
इस कलयुग में दूसरे गाल पे भी अगर थप्पड़ मार देंगे तो हम क्या करेंगे? फिर दूसरे गाल पे थप्पड़ मारने पे एक हक हमारा भी बनता है कि हमारे 2 थप्पड़ लगे तो कम से कम 1 थप्पड़ हम भी मारे। और ये कौन हो गया? ईगो, बिचौलिया, कि उसने 2 मार लिए तो कम से कम 1 तो मुझे भी मारना चाहिए, जो उसको पता चले, उसको रियलिटी का पता चले, वो मेरी कमजोरी का फायदा ना उठाए। तो ईगो क्या काम करता है? बिचौलिए का काम करता है। ईगो के अंदर मुख्य रूप से रजोगुण की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? रजोगुण की। और ईगो की जो तुलना की है वो की है घुड़सवारी से। जो घोड़े को चलाने वाला चालक जो होता है उससे तुलना किसकी की है? ईगो की तुलना की है। क्लियर है? यहां तक समझ में आया होगा। अब हम लोग तीसरा डिस्कस करते हैं, सुपर ईगो। तीसरा कौन सा है? सुपर ईगो। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये हमारा थर्ड है, सुपर ईगो। सुपर ईगो की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? सुपर ईगो हमेशा ये सोचता है कि समाज के अनुसार सही एवं गलत क्या है। समाज के अनुसार सही व गलत क्या है। सुपर ईगो की जो तुलना की गई है, सुपर ईगो की तुलना मुख्य रूप से आदर्शवादी सिद्धांत से की गई है। आदर्शवादी सिद्धांत। सुपर ईगो को नैतिकता की भुजा बोला गया है। नैतिकता की भुजा, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि नैतिकता की भुजा, मोरलिटी की बात कौन करता है? सुपर ईगो करता है। समाज के अनुसार सही एवं गलत क्या है? आदर्शवादी सिद्धांत की बात करेगा। नैतिकता की भुजा की इसको संज्ञा दी गई है और इसमें देवत्व का तत्व प्रधान होता है। देवत्व का मतलब होता है कि प्रत्येक मनुष्य में देवता निवास करता है। इस भावना पे यह सिद्धांत काम करता है। प्रत्येक मनुष्य में देवता का निवास होता है, इस भावना पे यह सिद्धांत काम करता है। और इसमें मुख्य रूप से सत्व गुण की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? सत्व गुण की प्रधानता होती है। और इसकी जो संज्ञा दी गई है वो घुड़सवार के पीछे वाली सवारी से दी गई है। घुड़सवार के पीछे वाली सवारी। इसकी तुलना किससे की गई है? घुड़सवार के पीछे वाली सवारी से की गई है। क्लियर है? अब इसको हम समझते हैं कि ये घोड़ा, घुड़सवार और ये घुड़सवार के पीछे वाली सवारी है क्या। देखो, एक स्वच्छंद रूप से जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता, घोड़ा जंगल में घूमता है, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं कर रहा उसके ऊपर, उसको खोल दिया गया। जैसे ही घोड़े को खोला गया वो जंगल में भाग के जाता है। जैसी उसकी इच्छा होती है, जहां जाके उसकी चरने की इच्छा है वहीं जाके वो चरेगा। घास खाने की इच्छा है घास खाएगा, पानी से नहाने की इच्छा है जाके नहाएगा, उसको तेज भागने की इच्छा हो रही है भागेगा, उसको रुकने की इच्छा हो रही है रुकेगा। उसके ऊपर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं हो रहा। जो उसके अंदर इच्छा पैदा हो रही है, वो किसी चीज को टक्कर मारना चाहेगा तो टक्कर मारेगा, जो उसकी इच्छा हो रही है वही करेगा। तो घोड़ा क्या हो गया? इदम हो गया, इड हो गया। अब घोड़े के ऊपर घुड़सवार को बैठा दिया, उसको चलाने वाले को, तो घोड़ा किसके अनुसार चलेगा? स्वयं के अनुसार। किसके अनुसार? घुड़सवार के अनुसार घोड़े को कितना तेज भगाना है, घुड़सवार के अनुसार घोड़े को कब कम करना है, कहां पे रोकना है, कितनी स्पीड रखनी है। घोड़े के ऊपर किसका नियंत्रण हो गया? घुड़सवार का नियंत्रण हो गया। हुआ या नहीं हुआ? इड के ऊपर किसका नियंत्रण हो गया? ईगो का नियंत्रण हो गया। क्लियर है?
घुड़सवार का नियंत्रण हो गया। अब बाई चांस कई बार घुड़सवार के पीछे हम जैसे बैठ जाते हैं, घूमने जाते हैं हम और हमें शौक लग जाता है कि घोड़े पे बैठे, हम लोग बैठ गए घोड़े पे। तो हम लोग जैसे ही घोड़े पे बैठते हैं तो सबसे पहले घुड़सवार को क्या कहते हैं कि भाई पहली बार बैठ रहा हूं, आराम से चलाना। तो वो क्या कहेगा, हाँ जी बिल्कुल मैं आराम से चलाऊंगा। परंतु ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल धीरे धीरे चलाएगा और ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल तेज भगाएगा। वो कैसे चलाएगा, उसके अनुसार। बिचौलिया है, ना तो आपकी बात सुनेगा ना घोड़े की बात सुनेगा। उसको कब तेज करना है कब स्लो करना है किसको पता रहेगा, घुड़सवार को पता रहेगा। और घुड़सवार कौन है, ईगो। घुड़सवार के पीछे कौन बैठ गए, हम लोग बैठ गए। तो हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं, हम उसके ऊपर हमारी बात अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु वो ना तो हमारी बात सुनेगा ना घोड़े की बात सुनेगा। बीच में क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो घुड़सवार के पीछे वाली सवारी किसकी संज्ञा है, सुपर ईगो की। इसको हम एक उदाहरण से और समझते हैं, एक उदाहरण से और समझते हैं। मान के चलो बस है, खड़ी हुई बस। बस क्या है, जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है। बस किसकी संज्ञा है, इड की। बस को चलाने के लिए ड्राइवर, बस का चालक कौन हो गया, ईगो, क्योंकि बस उसके अनुसार चलेगी। और बस का कंडक्टर व अन्य सवारियां, सुपर ईगो। बस का कंडक्टर उसको साइड वाले कांच से देख के बताता है ना कि अब आपको ओवरटेक करना है या नहीं करना। मतलब उसको भी कौन दे रहा है, उसको भी गाइड कौन कर रहा है, सुपर ईगो, कंडक्टर कर रहा है। परंतु डिपेंड किस पे करेगा, ईगो पे, कि वो ओवरटेक करता है या नहीं करता है। बिचौलिया हो गया ना। हम तो कह रहे हैं कि नहीं आप ओवरटेक कर लो, परंतु हम किसकी सुन रहे हैं, हमारे अनुसार कि मुझे करना है या नहीं करना। तो चालक क्या हो गया, उसका ईगो हो गया। परिचालक व अन्य सवारियां, जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं ना, आगे बैठे रहते हैं, वो एकदम से ब्रेक लगाता है तो हम कहते हैं ना कि भाई मारेगा क्या हमें, धीरे चला। परंतु क्या वो धीरे चलाता है, जब उसको इच्छा होती है, जब उसको ब्रेक लगाना होता है तब वो ब्रेक लगाता है। जब उसको स्पीड तेज करनी होती है स्पीड तेज करता है। वो हमारे अनुसार नहीं चलेगा। हाँ, एक बार जरूर मानेगा वो हमारे अनुसार, समाज की एक बार जरूर सुनेगा, परंतु वास्तविकता क्या है, उसे कब तेज करना है कब स्लो करना है, इस बात का डिस्कशन, इस बात का निर्णय कौन करेगा, ईगो करेगा। क्लियर है। इसको एक कहानी से और समझते हैं। कहानी सुनाता हूं मैं, आप उसमें से अलग अलग, इड को अलग करना, ईगो को अलग करना और सुपर ईगो को अलग करना। देखो, एक छोटा बच्चा होता है, या अपने आप को अपने बचपन में लेके चले जाओ। कहते ना कि माना कि वह वस्तु एक्स है, तो अपने आप को कहां लेके जाओ, बचपन में ले जाओ। बचपन में हमें मम्मी कुछ पैसे देती थी घर का सामान लाने के लिए। मम्मी ने एक छोटे बच्चे को घर का सामान लाने के लिए कुछ पैसे दिए। क्या दिए, कुछ पैसे दिए। वह बच्चा पैसे लेकर के दुकानदार के पास पहुंच गया और दुकानदार को अपने सामान की लिस्ट दी और दुकानदार को बोला कि भाई मुझे ये सामान दे दो। दुकानदार उस लिस्ट को देखा और उस लिस्ट को देखने से ये पता चला कि कुछ सामान उसे दुकान के अंदर से निकाल के लेके आना है। वह दुकान के अंदर घुस गया, दुकान के अंदर वाले पार्ट में वो चला गया। अब दुकान के काउंटर पे कोई नहीं बचा और दुकान के काउंटर पर कुछ मिठाइयों के डिब्बे रखे हुए थे। क्या रखे हुए थे, मिठाइयों के डब्बे। अपने बचपन को याद करो, क्या इच्छा होती थी कि दुकानदार तो अंदर गया और पीछे से मैं क्या करता हूं, इस डिब्बे को खोल करके और कुछ मिठाइयां निकाल लेता हूं। तो जैसे ही दुकानदार अंदर गया और दुकानदार के अंदर जाते ही क्या तत्व पैदा हो गया, इड पैदा हो गई। क्यों, पाश्विक प्रवृत्तियों का राजा, इच्छाओं की जननी। किसकी इच्छा हो गई, चोरी करने की इच्छा हो गई उसकी, कि भाई दुकानदार तो अंदर गया और मैं क्या कर लूं, इस मिठाई को प्राप्त कर लूं। वह मिठाई को प्राप्त करने के लिए उस ढक्कन को खोलने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है और जैसे ही हाथ बढ़ाता है उसके मन में एक विचार आता है
कि अगर बाई चांस उस दुकानदार ने पीछे घूम के देख लिया तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी और मुझे दंड मिलेगा। क्या मिलेगा? मुझे दंड मिलेगा, मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। उसको मिठाई खाने की इच्छा हो रही है, परंतु चोरी करने पर दंड की भी उसको डर लग रहा है कि अगर मैं चोरी कर लिया तो मुझे क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। हो गया नहीं? देखो, समझने की कोशिश करना आप कहानी को। अब जैसे ही उसको दंड का भय लगता है तो क्या सोचता है कि नहीं यार, चोरी तो नहीं करूंगा मैं कुछ देर के लिए वेट करता हूं, क्या पता बाई चांस मम्मी ने 100 रुपए दिए और उन 100 रुपए में से 1 रुपया या 2 रुपए मुझे वापस मिल जाए, क्या पता सामान में से कुछ पैसे बच जाए, तो फिर मैं क्या करूंगा? उसकी मिठाई लूंगा। या अगर बाई चांस मुझे मिठाई लेनी है और पैसे नहीं बचे तो मैं दोबारा मम्मी के पास जाऊंगा और पैसे लेकर के आऊंगा। जैसे ही वो दुकानदार वापस आया, उसमें कुछ पैसे नहीं बचे थे, वह लड़का वापस अपनी मम्मी के पास गया, कुछ पैसे लेकर के आया और मिठाई प्राप्त की। अगर हम इस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे तो इड कौन हो गया? इड का मतलब है चोरी करने की इच्छा। ईगो का मतलब चोरी करने पर मिलने वाला दंड। और सुपर ईगो, चोरी करने पे दंड तो मिलेगा ही उसे, परंतु हमें समाज एक बात और सिखाता है कि चोरी करना पाप है और भगवान उसको, चोरी करने वाले व्यक्ति को नरक में भेजेंगे। आदर्शवादी सिद्धांत किसके अनुसार? समाज के अनुसार चोरी करना सही नहीं है। चोरी करना गलत क्यों है? ये बात कौन सिखाता है? समाज सिखाता है। कौन से सिद्धांत पर? आदर्शवादी। इसीलिए इसको क्या बोला गया है? नैतिकता की भुजा बोला गया है। मोरलिटी के हिसाब से काम करता है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। मन के विकास का जो हमारा स्थलाकृति पहलू है, डायनामिक जो पहलू है, गतिशील जो पहलू है, वो आज कंप्लीट होता है। और मन के विकास का और शरीर के विकास के जो अदर पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए और हमें बेटर क्वालिटी के लिए आप सजेस्ट कीजिए। घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित। जय हिंद।